नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ और उसमें हम जापान के संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और इससे पहले के वीडियो में हमने कैबिनेट के बारे में अध्ययन किया, उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया और आज हम पढ़ेंगे जापानी कैबिनेट की विशेषताएं। तो ये हमें पता है कि 1947 में जो जापान में नए संविधान का निर्माण हुआ उसमें कैबिनेट पद्धति को अपनाया गया और वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसमें कैबिनेट प्रणाली के सभी लक्षण मौजूद थे। जैसे कि जो कार्यपालिका होती है वो दो भागों में विभक्त होती है, एक वैधानिक कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। और जो राज्य का अध्यक्ष या सम्राट होता है वो मात्र औपचारिक प्रधान होता है और प्रशासन के जो संचालन की अगर हम देखें जो सारी शक्तियां हैं, वास्तविक शक्तियां हैं, वो मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। जो प्रधानमंत्री है वो डाइट के सदस्यों में से ही लिया जाता है और कैबिनेट सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है। कैबिनेट का निर्माण सामान्यतः एक ही राजनीतिक दल में से होता है और प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रधान होता है और कैबिनेट पर प्रधानमंत्री का पूरी तरह से नियंत्रण होता है। तो ये उसकी विशेषता है। और जो कैबिनेट पद्धति के यहाँ पर सारे लक्षण मौजूद हैं और हम ये जानते हैं कि ब्रिटेन में और भारत में भी ये प्रणाली पाई जाती है, लेकिन फिर भी उससे कुछ ये भिन्न है। और उस अंतर को हम निम्न प्रकार देखेंगे कि जापानी जो कैबिनेट है उसकी कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है कि इंग्लैंड और भारत में जहाँ शासन की कैबिनेट प्रणाली अपनाई गई है, समस्त कार्यपालिका शक्ति अगर हम देखें तो सिद्धांततः ब्रिटेन में सम्राट में और भारत में राष्ट्रपति में निहित है, जबकि जापान में कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में ही निहित की गई है। दूसरा है कि इंग्लैंड और भारत में मंत्रिमंडल सम्राट या राष्ट्रपति का माना जाता है, जबकि जापान में प्रधानमंत्री को कैबिनेट का अध्यक्ष माना गया है या बनाया गया है। तीसरा है कि जापानी संविधान का जो अनुच्छेद 66 है उसके अनुसार प्रधानमंत्री व सभी मंत्रियों के लिए सिविलियन या असैनिक होना अनिवार्य है। और ये इसलिए किया था क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका जो कारण है वो जापान को माना गया था कि जापान, इटली और जर्मनी के कारण ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं और मंत्री हैं उनके लिए असैनिक होना अनिवार्य कर दिया गया ताकि भविष्य में युद्ध की कोई संभावना न हो या जापान में सर्वसत्तावादी शक्तियों को फिर कभी अवसर नहीं मिले। चौथा है, जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति डाइट के सदस्यों में से डाइट के एक प्रस्ताव के द्वारा होती है और इस प्रकार प्रधानमंत्री के चयन में देखें तो सम्राट की कोई भूमिका नहीं होती है। उसे डाइट द्वारा नामांकित जो व्यक्ति है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। और इंग्लैंड और भारत में भी ऐसा ही है कि सम्राट या राष्ट्रपति निचले सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वयं विवेक के प्रयोग का अवसर मिल जाता है, जबकि जापान में ऐसा नहीं होता है। और अंतिम है, इंग्लैंड या भारत में प्रधानमंत्री को अपनी टीम के निर्माण की पूरी छूट होती है, जबकि जापान में संविधान में प्रधानमंत्री पर दो प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहला तो है कि सभी मंत्रियों को असैनिक होना चाहिए और दूसरा है अधिसंख्य यानी अधिकांश जो मंत्री हैं वो डाइट के सदस्यों में से ही चुने जाने चाहिए। तो ये जापान की कैबिनेट की विशेषताएं हैं जो भारत और ब्रिटेन से कुछ अलग हैं। आगे है जापान में प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे चूँकि संसदीय प्रणाली है तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं वो काफ़ी अधिक होती है और नियुक्ति एवं योग्यता को देखते हैं। सबसे पहले हम सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जिसका नामांकन डाइट के दोनों सदन करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट को व्यक्तिगत इच्छा या रुचि के अनुसार कार्य करने का कोई भी अवसर प्राप्त नहीं होता है और संविधान द्वारा प्रधानमंत्री के लिए दो योग्यताएं निश्चित की गई हैं और उसे पहला है डाइट का सदस्य होना चाहिए और दूसरा है उसे असैनिक होना चाहिए। अगला है स्थिति एवं शक्तियाँ। जो मेजी संविधान था उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं थी
और वर्तमान जो संविधान बनाया, नया संविधान, 16वां संविधान, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की स्थिति को मजबूत किया गया और उसके निम्नलिखित कारण थे। पहला था कि संविधान के अंतर्गत समस्त कार्यकारिणी शक्ति कैबिनेट को प्रदान की है। प्रधानमंत्री कार्यकारिणी का अध्यक्ष है। इस प्रकार प्रधानमंत्री कैबिनेट जैसी शक्तिशाली संस्था का नेता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष ही नहीं बल्कि डाइट का भी नेता होता है। डाइट बहुमत से प्रधानमंत्री को चुनती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री के पद पर केवल सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति ही आसीन हो सकता है। तीसरा है, वर्तमान संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया है। जो नवीन संविधान है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का जो प्रभुत्व है वो मंत्रिमंडल के ऊपर रहेगा। और पूर्वगामी जो संविधान था, यानी जो मेजी संविधान था, उसके अंतर्गत यानागा ने लिखा है कि सम्राट को मंत्रीगण व्यक्तिगत तथा पृथक रूप से परामर्श देने का कार्य करते थे। मंत्रिमंडल का सम्राट के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था। फलस्वरूप जो प्रधानमंत्री कैबिनेट का निर्माता और सर्वे सर्वा न होकर बल्कि भिन्न भिन्न मंत्रियों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने वाला व्यक्ति होता था। लेकिन जो नया संविधान है उसके अंतर्गत अब प्रधानमंत्री की स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है, वह शक्तिशाली हो गया है और वह किसी भी मंत्री को अपने पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री की स्थिति जो संविधान का अनुच्छेद 74 है उसके अंतर्गत और भी मजबूत बना दी गई है और कैबिनेट द्वारा दिए गए सभी आदेश एवं विधियों पर सभी मंत्रियों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री के भी हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यानी अब प्रधानमंत्री की स्थिति अधिक मजबूत है, अधिक सुदृढ़ है और कैबिनेट जो भी आदेश एवं विधियों को पारित करेगी या उनके द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे उन पर मंत्री के तो हस्ताक्षर होंगे ही होंगे, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री के भी हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी स्थिति को मजबूत किया गया है और प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उसको हम अगले वीडियो में इसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।